हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। आई एम बबीता गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की मेन रिकमेंडेशंस के बारे में कि उसकी मेन रिकमेंडेशंस क्या हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का कंसेप्ट, नीड, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, प्रिंसिपल्स, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी और बाकी आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे एमएड के बच्चे हैं उनके लिए अलग प्लेलिस्ट है, सीटेट के बच्चों के लिए अलग प्लेलिस्ट है, बीएड के बच्चों के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो इस तरीके से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको सारी वीडियोज़ उस पर मिल जाएंगे। तो और इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटिएगा। तो देखिए, ये जो मेरा वीडियो है आज जो मैं बात करने वाली हूँ, ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 एंड 2 नॉलेज एंड करिकुलम असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, केवीएस, एनवीएस, जीएसएसबी, टेट एग्जाम, डीएलएड, बीएलएड, जेबीटी, एमएड सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। और देखिए, एमएड के जो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 है उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसकी मेन रिकमेंडेशंस के बारे में हम बातें कहेंगे, यानी कि जो मुख्य बातें इसके अंदर कही गई हैं एनसीएफ 2005 में, उसकी हम बात करेंगे। तो क्या क्या होते हैं देखिए, जो इसका सम ऑफ द मेजर रिकमेंडेशंस मेड फॉर द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आर एज फॉलोज, यानी कि जो मुख्य बातें इसके लिए कही गई है और किस लिए कही गई है, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट यानी कि गुणात्मक सुधार के लिए, शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए जो मुख्य बातें कही गई हैं इसके अंदर वो क्या क्या हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं। चलिए, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लिंकिंग एजुकेशन विद लाइफ स्किल्स, यानी कि एजुकेशन को, शिक्षा को हमें जीवन कौशल के साथ जोड़ना है, यानी कि शिक्षा को इस तरीके का बनाना है कि जो हमारा लाइफ में वो यूज़ हो पाए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा वैल्यू डेवलपमेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि वैल्यू डेवलपमेंट करना। वैल्यू डेवलपमेंट क्या होता है, मूल्यों पर आधारित विकास करना हर एक स्टेज पर। जो स्कूल एजुकेशन की हर एक स्टेज है, चाहे वो आपकी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, हर एक स्टेज पर आपका मूल्यों पर आधारित शिक्षा का विकास हमें करना है, वैल्यू डेवलपमेंट करना है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है हमारा मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो भी चैलेंजेस हैं हमारे आईसीटी को लेकर। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, आईसीटी, जिसमें कि बच्चे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें बच्चे यूज़ करना सीखते हैं। किस लिए, एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के लिए, ताकि वो विश्व में कहीं भी चले जाए तो वो उसका यूज़ कर पाए। तो इस तरीके के जितने भी चैलेंजेस आते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, उन चैलेंजेस को हमें पूरा करना है, बच्चों को सक्षम बनाना है। इसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा रिड्यूसिंग द करिकुलम लोड, यानी कि पाठ्यक्रम भार को हमें कम करना है, ताकि बच्चों को वो भार ना लगे, बोझ ना लगे, बल्कि वो इंटरेस्ट लेकर उस चीज़ को सीखें। इसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारे यूजिंग कल्चर स्पेसिफिक पैडागोजी, यानी बच्चों को इस तरीके की हमें शिक्षा देनी है जिसमें कि संस्कृति को सम्मिलित किया गया हो, संस्कृति भी हमारी हो, यानी कि संस्कृति विशिष्ट पर शिक्षा शास्त्र हमें यूज़ करना है। इसके बाद में सिक्स पॉइंट हमारा व्यूइंग द चाइल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। देखिए, अब हमें इसमें क्या है, बच्चे को हमें कैसे देखना है, बच्चे को हमें कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज की तरह देखना है, यानी कि हमें बच्चे को इस तरीके से देखना है कि हमें उसे जो भी कुछ हम उसको सिखा रहे हैं उससे वो खुद के ज्ञान का निर्माण कर रहा है, वो खुद का ज्ञान बढ़ा रहा है वो। तो हमें बच्चे को इस तरीके से लेना है, हमें इस तरीके से नहीं लेना बच्चे को कि हमने एक सिलेबस बना दिया, बस उसको जल्दी से रोट लर्निंग करवाएं, उसको जल्दी जल्दी रटना है इसको और ख़त्म काम। नहीं, वो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है बच्चा। हमें बच्चे को इस तरीके से लेना है, कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज की तरह। तो इसके बाद में हमारा सेवन्थ पॉइंट है हमारा रिकॉग्नाइजिंग द इंटरफेस बिटवीन कॉग्निशन, इमोशन एंड एक्शन,
यानी कि हमें एक मिलन बिंदु की पहचान करनी है और एक मिलन बिंदु बनाना भी है। किसके बीच में बनाना है? कॉग्निशन यानी संज्ञान, इमोशन यानी भावना, एंड एक्शन, एक्शन यानी कि कार्य, क्रिया, जो भी हम कर रहे हैं, यानी कि एक मिलन बिंदु बनाना है, तीनों में इंटरफेस बनाना है हमें, संज्ञान, भावना और कार्य में। यानी कि जो आप बच्चा जो सोचता है उसको उसके इमोशन के साथ जोड़ के और वो उस इमोशन के साथ जोड़ के उसको कार्य कर पाए हर तरीके से, तो उसको क्या करना है? इंटरफेस बनाना है हमें, उसका एक मिलन बिंदु तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारा 8 पॉइंट, एम्पावरिंग टीचर्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि टीचर्स को, अब देखिए इसमें टीचर की बात कही है कि हमें क्या करना है? टीचर्स को सक्षम बनाना है। किस लिए? ताकि वो पाठ्यक्रम का विकास भी कर पाए और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए, है ना। क्योंकि क्या है कि एक तो टीचर का काम क्या होता है कि बच्चे को सही एजुकेशन दे, और उसके लिए वो क्या करती है? करिकुलम तैयार करती है, और वो करिकुलम अगर सही नहीं होगा तो बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाएगा, है ना। और करिकुलम आपने अच्छा बना भी दिया तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी तो आना चाहिए ना। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ का कार्यान्वयन होना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से। तो और उसके लिए टीचर्स को हमें सक्षम बनाना है, उतना ट्रेन करना है। इसके बाद में हमारा 9th पॉइंट है। 9th पॉइंट है हमारा ensuring availability of preschool education to all children in the country। यानी कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि हर एक बच्चे को प्री स्कूल एजुकेशन मिल पाए इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर हर एक बच्चे को प्री स्कूल एजुकेशन मिल पाए। क्योंकि प्री स्कूल एजुकेशन क्या होता है? बच्चे का बेस होता है वो, जहाँ पे बच्चा मोरल वैल्यू सीखता है, उठना बैठना सीखता है ना। तो इस सारी चीज़ें तो बच्चों को एक प्री स्कूल एजुकेशन मिल पाए। इसके बाद है हमारा 10th पॉइंट। 10th पॉइंट में हमारा एजुकेशन अबाउट रिलीजन्स एंड इनहेरेंट वैल्यूज ऑफ ऑल रिलीजन्स टू बी इम्पार्टेड एट ऑल द स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। यानी कि हमें किस तरीके की एजुकेशन देनी है बच्चे को? रिलीजन, जो धर्म और अंतर्निहित वैल्यू पर हो, आधारित हो, और क्या हो, वो हर एक स्टेज पे इम्पार्टेड ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो बच्चे की हर एक स्टेज होती है ना स्कूल एजुकेशन की, उसमें वो क्या हो? वो मिली हुई हो, इस तरीके की बच्चे को एजुकेशन मिले कि वो अपने मोरल वैल्यूज़ को ना भूले और उनको भी वो सीखे, है ना। तो देखिए जैसे कि बच्चे का प्राइमरी लेवल होता है उस पर हम बच्चे को एजुकेशन देते हैं, सेकेंडरी लेवल पे देते हैं, हायर सेकेंडरी पे दे रहे हैं। तो हर एक लेवल पे हम इस तरीके की उनको एजुकेशन दे रहे हैं कि वो अपने धर्म और अंतर्निहित मूल्यों से भी जुड़ पाएँ। इसके बाद में हमारा 11th पॉइंट है। 11th पॉइंट में हमें कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप टू द सेकेंडरी स्टेज। अब देखिए सेकेंडरी स्टेज में क्या कहा गया है कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को भी जोड़ना है ना। विज्ञान और तकनीकी को भी हमें एजुकेशन के साथ जोड़ना है ताकि बच्चों उनको भी सीख पाए, उनकी भी नॉलेज ले पाए। इसके बाद में है 12th पॉइंट। 12th पॉइंट में हमें क्या कहा गया है? स्टिकिंग टू द बेसिक पॉलिसी ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। यानी कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला की पॉलिसी है उसको हमें लाना है एक मध्य में, मतलब कि उस पर हमें काम करना है। एंड एम्फेसाइजिंग द टीचिंग ऑफ हिंदी, और हमें जोर देना है किस लिए? टीचिंग ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के में ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह हम पढ़ा पाएँ, सिखा पाएँ इंडिया के अंदर। एंड संस्कृत एज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिशनल विजडम, और संस्कृत हम सिखा पाएँ किस लिए? एज द लैंग्वेज ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम, ठीक है ना, कि उसको ट्रेडिशनल वे में बच्चे उसको सीख पाएँ संस्कृत को। एंड कल्चर ऑफ द कंट्री, और जिसके बच्चे कल्चर को भी जान पाएँ, इसलिए तो हम संस्कृत को सीखते हैं कि बच्चे कल्चर को जान पाएँ। अब देखिए जो इसमें थर्ड लैंग्वेज की बात इस पॉइंट में नहीं लिखी गई है। जो थर्ड लैंग्वेज होती है वो मदर टंग होती है, जो बच्चों को फ्रीडम होती है कि वो कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बच्चे ने हिंदी है, बच्चे के पास संस्कृत है, तो थर्ड लैंग्वेज वो चूज़ कर सकता है। कई स्कूलों में क्या होता है कि संस्कृत और फ्रेंच में बच्चों को चॉइस मिलती है 5th क्लास के अंदर, 6th क्लास के अंदर, कि वो फ्रेंच सीखें या फिर स्पेनिश सीख सकते हैं या फिर संस्कृत सीख सकते हैं, तो कोई भी एक लैंग्वेज। और ये इस तरीके की पॉलिसी इसलिए बनाई गई है कि बच्चे मैक्सिमम लैंग्वेज सीख पाएँ, और जितनी बच्चे लैंग्वेज सीखेंगे उतना वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो इसलिए ये पॉलिसी बनाई गई है। इसके बाद में हमारा 13 पॉइंट। 13 पॉइंट में हमारा प्रोविज़न फॉर वाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम इन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट अमंग द कोर्सेज।
अब इसका मतलब क्या है कि इस तरीके के प्रावधान बनाए गए हैं और हमें उन्हें फॉलो करना है कि जो एजुकेशन में सब्जेक्ट्स चूज़ करने के बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी मिले और फ्रीडम मिले। यानी कि आपने जैसे देखा होगा कि जो बच्चों को सब्जेक्ट लैंग्वेज चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, उनको चॉइस होती है, तो ये चॉइस उनको दी गई है एनसीएफ 2005 में। और जैसा कि बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे 10th के बाद में चूज़ करते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स चूज़ कर रहे हैं, कॉमर्स चूज़ कर रहे हैं, जिसको साइंस में इंटरेस्ट है वो साइंस चूज़ कर रहा है। तो वो क्या है कि हमें इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी बनानी है कि बच्चों उस अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ कर पाएँ। इसके बाद में हमारा 14th पॉइंट है हमारा, यूज़ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्रेडिंग स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज ऑफ लर्निंग। यानी कि श्रेणीकरण करने के अलग अलग तरीकों को यूज़ करना है हमें शैक्षिक और सह शैक्षिक एरिया ऑफ अधिगम। यानी जितने क्षेत्र हैं अधिगम के, उसमें हमें क्या करना है, अलग अलग तरीके यूज़ करने हैं श्रेणीकरण करने के। ठीक है। इसके बाद में हमारा 15 पॉइंट है, अडॉप्शन ऑफ सुटेबल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। यानी कि सही कार्यान्वयन रणनीति का चुनाव करना है हमें, उसको अडॉप्ट करना है, उसको स्वीकार करना है जो कि सही हो। अब देखिए, आपने सारी चीज़ें बना ली, आपने एक टीचर को एजुकेट कर लिया, आपने करिकुलम अच्छा बना लिया, है ना, पर आप इस सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी, यानी कार्यान्वयन रणनीति अच्छी नहीं होगी कि बच्चों को किस तरीके से वो सिखाई जाए, किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो क्या होगा, वो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, वो सारा करिकुलम, वो जो हमारा मोटिव है वही पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं वो सही होनी चाहिए, हमें सही कार्यान्वयन रणनीति का चुनाव करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो ये 15 पॉइंट मैंने आज शेयर किए हैं आपके साथ में। ये है मेन रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये 15 पॉइंट आप एज इट इज़ भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैंने हिंदी में वर्ड्स लिखे हुए हैं जो उनको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, और सारा जो कंटेंट है मेरा इंग्लिश में है, तो ये तो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए तो है ही, साथ साथ क्योंकि मैंने हिंदी में भी देखी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं, तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी कोई मुश्किल नहीं आएगी इसको, वो भी अपने नोट्स बना सकते हैं, वो भी अपना तैयार कर सकते हैं ईजीली। तो ये 15 पॉइंट मैंने शेयर किए हैं। इसके बाद में हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जैसे कि मैं हमेशा शेयर करती हूँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस का मतलब क्या होता है, अनुशंसा या संस्तुति। क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट यानी कि गुणात्मक सुधार। प्रोविज़न, प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, श्रेणीकरण। स्कॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है, पाठशाला संबंधी या फिर शैक्षिक। को स्कॉलिस्टिक मतलब क्या होता है, सह शैक्षिक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके बाद में इनहेरेंट वैल्यूज़, इनहेरेंट वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, अंतर्निहित मूल्य। नेक्स्ट हमारा इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, मिलन बिंदु, मिलन बिंदु। और इसके बाद में 10th है हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मतलब होता है निर्माता। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, सार्वभौमिकता भी इसको बोलते हैं। इसके बाद में 12th है हमारा कल्चर स्पेसिफिक यानी संस्कृति विशिष्ट। 13th है हमारा वैल्यू डेवलपमेंट यानी मूल्यों पर आधारित विकास। इसके बाद है बेसिक पॉलिसी। बेसिक पॉलिसी का मतलब होता है मूल नीति। इसके बाद में 15th है हमारा चैलेंजेस। चैलेंजेस यानी चुनौतियाँ। ये सारे वर्ड्स अभी जो मैंने पॉइंट शेयर किए उन्हीं में से हैं ये, जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। कुछ मैंने बीच बीच में भी लिखे हुए हैं, तो बच्चों को ये पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। तो आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, और इस नॉलेज को दूसरों के साथ भी बांटिएगा, अपने साथ के बच्चों के साथ भी बांटिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।